हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि इंग्लिश की प्रॉब्लम्स क्या होती है। इंग्लिश की कुछ ऐसी बातें आज हम करेंगे जो जिससे आपको बहुत इफेक्ट पड़ेगा। आपको समझ में आएगा कि इंग्लिश की प्रॉब्लम्स क्या होती है, इंग्लिश को कैसे सीखा जाता है, स्टेप्स क्या होते हैं। ठीक है, देखिए इंग्लिश की मैं बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ आपको कि क्या होता है कि इंग्लिश हर कोई सीख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, एक लैंग्वेज ही है, इसको कोई भी सीख सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि किसी भी चीज़ को सीखने का ना एक स्टेप होता है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को फॉलो करते हो तो आप सीख जाते हो। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं सीखते हो, बीच बीच में से कहीं से सीखते हो या आपको पता नहीं होता है कि कौन कौन सी चीज़ें सीखनी है, ठीक है, या पहले कौन सी सीखनी है या बाद में कौन सी सीखनी है, ये सब चीज़ें जब आपको पता नहीं होती तो स्टेप बाय स्टेप जब कोई चीज़ नहीं होती है तो हमें प्रॉब्लम आती है। आज उसी चीज की मैं आपसे बात करने वाला हूं, ठीक है, कि इंग्लिश की जो प्रॉब्लम होती है उसको समझते हैं, और अगर प्रॉब्लम समझ जाएंगे तो उसका सॉल्यूशन भी निकालेंगे। जाहिर सी बात है, अगर सॉल्यूशन आ जाएगा तो फिर हमें इंग्लिश भी आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहां पे मैंने कुछ लिखा है, डिस्कस कर लेते हैं इसको। जैसे सबसे पहले मैं लिखा है कि व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ इंग्लिश। ठीक है जी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, जहां तक मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम्स हैं इंग्लिश की, जिसकी वजह से हम इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं। ठीक है, पहला प्रॉब्लम लिखा है मैंने कि फ्रॉम वेयर शुड वी स्टार्ट, हमें कहां से स्टार्ट करना चाहिए, इंग्लिश को कहां से सीखना स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि देखिए, कोई कहता है कि आपको नाउन सीख लेना चाहिए, कोई कहता है आपको प्रोनाउन सीख लेना चाहिए, कोई कहता है प्रीपोजिशन सीखिए, कोई कहता है टेंसेस सीखिए, कोई कहता है मोडाल सीखिए, कोई सीखता है ये कहता है मतलब ये सीखिए वो सीखिए। सीखने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है, और अगर आप सीखने के लिए मतलब सिर्फ सीखते ही रहेंगे तो कभी खत्म होने वाली चीज है ही नहीं है। इतनी मोटी मोटी इतनी इतनी सारी बुक्स होती हैं, अगर आप उसको सारा पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, क्या होगा, उससे आ जाएगा? नहीं आ पाएगा। क्योंकि क्या है, देखिए इंग्लिश, पहली बात तो ये कि किसी भी बुक से कोई इंग्लिश नहीं सीख पाता है। बुक्स जो होती हैं इंग्लिश की वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होती हैं। मेनली जो ग्रामर्स वगैरह की बुक होती हैं वो प्रैक्टिस के लिए होती हैं। आप उसमें से देख करके सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हो इंग्लिश की, आप उससे सीख नहीं सकते। क्यों नहीं सीख सकते? क्योंकि इंग्लिश में इतने सारे रूल एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं, इतने फॉर्मूलास आ जाते हैं कि अगर आप उसको पढ़ो, उसको याद करने की कोशिश करो तो नहीं हो पाएगा। एक एक रूल्स को अगर आप याद करने की कोशिश करोगे, अपने अंदर उतारने की कोशिश करोगे, नहीं हो पाएगा। सारे रूल्स को आप याद नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या करना चाहिए कि हमें इंग्लिश आ जाए। ऐसी कौन सी चीज फॉलो करनी चाहिए कि हमें इंग्लिश आ जाए और हमें इतनी मेहनत भी ना करनी पड़े, इतनी बुक्स भी ना उलटनी पड़े। तो देखिए, आज तक का तो मैंने यही रिकॉर्ड देखा है कि किताबों से जो है पढ़ पढ़ के इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं, नहीं सीखी जाती है। क्योंकि उसमें रूल रेगुलेशन इतने होते हैं कि पढ़ पढ़ के इंसान उसको याद करने की अगर कोशिश भी कर ले तो वो बोर हो जाता है। तो सबसे पहली गलती तो यही होती है कि अगर हमने ये सीख लिया, हमने ये सोच लिया कि हमें इंग्लिश किताब से सीखनी है, तो आप नहीं सीख पाओगे, क्योंकि उसमें इतने रूल्स हैं, नहीं कर पाओगे उसे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको किताब नहीं पढ़नी चाहिए, किताब पढ़नी चाहिए, किताब बहुत जरूरी होती है, मैंने भी किताब से ही पढ़ा है, हर कोई किताब से पढ़ता है। लेकिन मेरे कहने का जो मतलब है वो ये है कि आप किताब से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मेरे ये कहने का मतलब है, अगर आप किताब के रूल्स देखेंगे, उसमें जितने रूल्स लिखे हुए हैं वो सारे रूल्स को पलट करके आप उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसे याद करने की कोशिश करेंगे, तो नहीं हो पाएगा। इंग्लिश को देखिए, जितना प्रैक्टिकल होके सीखा जाए उतना इजी होता है, उतनी जल्दी आप सीख जाते हो। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम तो यही है कि फ्रॉम वेयर वी शुड स्टार्ट, तो हमें स्टार्ट करना चाहिए एक टीचर से। ठीक है जी, और स्टेप बाय स्टेप। अब स्टेप क्या होता है? स्टेप कहने का मतलब है कि मतलब कहां से स्टार्ट करना चाहिए, कौन सा स्टेप पहले होगा, कौन सा स्टेप बाद में होगा। तो देखिए, इंग्लिश में क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप नाउन सीख जाते हो, पहला पहला चैप्टर नाउन आ जाता है, फिर प्रोनाउन आ जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है। देखिए, स्टार्ट तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन एक सिंपल सी थ्योरी बताता हूं मैं आपको, प्रैक्टिकल बताता हूं, सॉरी प्रैक्टिकल बताता हूं आपको। क्या होता है, हमारी लाइफ में हमने देखा है कि जब कोई इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब कोई छोटा शिशु बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, और वो जब धीरे धीरे बड़ा होता है, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, ठीक है, यानी कि तब तक वो बड़ा होता है धीरे धीरे। तो जब वो 1 साल का होता है तब भी वो कुछ बोलने की कोशिश करता है,
जब वो 2 साल का होता है तब भी वो कुछ बोलने की कोशिश करता है, फिर वो जब 3 साल का होता है तब वो थोड़ा थोड़ा साफ बोलने की कोशिश करता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो जब धीरे धीरे बड़ा होता है और वो अपने मम्मी पापा दादा दादी को बोलने लग जाता है, जैसे कहता है पापा, तो उसके पापा सुन के कितने खुश हो जाते हैं कि देखो मेरे को मतलब पापा बोला बेटे ने, सबसे पहले पापा ही बोला, कितने खुश हो जाते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि उस बच्चे को ग्रामर किसने सिखाई? वो तो अभी जस्ट जन्म लिया है उसने, तो वो कोई स्कूल नहीं गया, उसको कोई टीचर पढ़ाने नहीं आया, बेटा हाँ पापा कैसे बोला? पहले का से कबूतर बोलो ना, और फिर पा पे पहुंचना, फिर बोलना पापा। पहले कैसे बोल दिया? अब ग्रामर क्यों नहीं सीखे? ऐसा होता है क्या? नहीं होता। वो बच्चा अपने आप नेचुरली पापा बोल देता है, ठीक है, या मम्मी बोल देता है, या दादा बोल देता है, या दादी बोल देता है, और वो सुन के वो लोग कितने खुश होते हैं। ऐसा होता है। तो क्या रीजन है कि वो बिना ग्रामर सीखे, हिंदी की या किसी भी लैंग्वेज की बिना ग्रामर सीखे वो उस वर्ड को बोल पा रहा है वो बच्चा? तो देखो इसका रीजन यही होता है कि जो बोलना होता है ना, हमारा जो बोलना होता है वो नेचुरल है। हम जिस एटमॉस्फेयर में रहेंगे, हम जिस इन्वायरमेंट में रहेंगे, उसको अपने आप हम अडॉप्ट कर लेते हैं बचपन से ही। इसीलिए वो बच्चा बिना ग्रामर सीखे वर्ड को बोल पाता है। ठीक है, तो देखिए पहला स्टेप तो यही है कि आपको एक एटमॉस्फेयर में रहना है, आपको एक एटमॉस्फेयर बनाना है। अगर नहीं है तो कोशिश करें कि एक एटमॉस्फेयर में रहें जहां पे इंग्लिश बोलने वाले लोग हों, या अपने घर में ही अपने भाई बहनों के साथ, अपने आस पड़ोस के साथ थोड़ा सा एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश करें। और अगर आपको कहीं से भी एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, टीवी का सहारा ले सकते हैं, फ़ोन का सहारा ले सकते हैं। आज के टाइम में बहुत सारी डिजिटल चीज़ें हैं जिसका आप सहारा ले सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है। थोड़ा सा सुनेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा बोलने की कोशिश करेंगे तो आप उसे अडॉप्ट करने लग जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, पहला स्टेप तो देखिए यही होता है। अगर मैं ये कहूं कि नहीं पूरी इंटायर ग्रामर सीख लो और उसके बाद आप बोलने के लिए आगे आना, तब आप इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हो, तो ये गलत होगा। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं मानता इस चीज को कि कोई पूरी इंटायर ग्रामर को सीख लेगा उसके बाद मतलब वो इंग्लिश बोलने के लिए जाएगा। नो, ऐसा करोगे तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। ग्रामर छोटी सी थोड़ी है, बहुत है, कितनी प्रैक्टिस करोगे, उम्र निकल जाएगी आपकी, कब बोलोगे फिर? जरूरत आ जाए आपको तो ये थोड़ी पूरी जिंदगी सीखते रहोगे, ऐसा नहीं होता है। हैंड टू हैंड, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी है, यानी कि एक दूसरे से बोलना है। तो पहले सबसे पहली बात कि अगर इंग्लिश सीखनी है तो आपको एटमॉस्फेयर का सहारा लेना ही पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए, तो ये होती है हमारी इंग्लिश की शुरुआत। यहां से फ्रॉम वेयर वी शुड स्टार्ट, तो हमें कन्वर्सेशन से स्टार्ट करना चाहिए, एक माहौल में रह करके स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, यहां से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैंने आगे लिखा है कि व्हाट टू लर्न व्हाट नॉट टू लर्न। बिल्कुल, यहां पे एक ये बहुत नोट करने वाली पॉइंट है कि क्या होता है, हम सब कुछ नहीं सीख सकते। हमारी जिंदगी इतनी लंबी नहीं है कि हम सीखते ही चले जाएं, सीखते ही चले जाएं। नो, इतना टाइम नहीं है अपने पास। हमें क्या करना है, क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना है, इसको डिसाइड कर लेना है। अगर आप ये डिसाइड कर लेते हो तो क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा, आप जल्दी सीख जाओगे चीजों को और उन चीजों को सीखोगे जिसकी आपको जरूरत है। ठीक है, फालतू की चीजों को नहीं सीखोगे। इसका एक एग्जांपल देता हूं, मुझे एक बात का जवाब दो, आज की डेट में इनफॉर्मल लेटर कौन लिखता है? अरे वही वाला लेटर, डियर फादर आई एम फाइन हियर, हाउ हाउ अबाउट यू, वहां आप कैसे रह रहे हो, मैं यहाँ ठीक हूं, जैसे हम पहले लिखते थे आज से 50 साल पहले। मान लो कि पिताजी मैं यहाँ पर ठीक हूँ, ठीक है, और मुझे कुछ बुक्स की ज़रूरत है और आप इतने पैसे भिजवा दीजिए, ठीक है, लेटर लिखते थे। आज के टाइम में कौन लिखता है? मैं पूछता हूँ, आपने कितनी बार लिखा है इनफॉर्मल लेटर? लिखा है? मैंने तो नहीं लिखा। ठीक है जी, इनफॉर्मल लेटर देखा जाए आज के टाइम में कोई नहीं लिखता है, तो क्यों सीखना है? उसको अवॉइड करो। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम सीखते जा रहे हैं बेफालतू में। क्यों सीखना है? अगर आपके जरूरत की नहीं है मत सीखो उसे, क्यों टाइम पास करना है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पोएट्री, क्या करोगे पोएट्री को सीख के आप? अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हो, ठीक है, आप किसी से बातचीत करना चाहते हो, ठीक है, और आप सीख रहे हो पोएट्री, तो पोएट्री को सीख के करोगे क्या?
या लिटरेचर पढ़ रहे हो सिर्फ आप? तो देखो पहली बात तो पोएट्री या फिर लिटरेचर, ये सब चीजें वो सीखता है जिसको ऑलरेडी इंग्लिश आती है, ठीक है। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आप शुरुआत कर रहे हो, तो आप इन सब चीजों को अवॉइड करो। अगर आप इनको भी सीखने लग जाओगे हैंड टू हैंड, इनको भी करते रहोगे हैंड टू हैंड, ठीक है, तो आपका फोकस थोड़ा सा डाइवर्ट होगा। हाँ, इन सब चीजों को आप करो, जितना मर्जी करना है, इंग्लिश आ जाए आप सीख जाओ, उसके बाद पढ़ो ना जितना पढ़ना है, कौन मना कर रहा है। लेकिन फिलहाल जब तक आप शुरुआत कर रहे हो, आप शुरू से इंग्लिश सीख रहे हो, तो थोड़ा सा इसको अवॉइड कर दो, क्योंकि क्या होता है, ये सब चीजें अपडेटेड नहीं है आज के समय में। मुझे एक बात बता दो, कौन से इंटरव्यू में कहता है कि भैया पोएट्री नहीं आती आपको तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर सकते? ये बताओ। अरे वो अपने काम की चीज पूछते हैं, आज के टाइम की चीज पूछते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज पूछते हैं। तो आज के टाइम में जो चीज चल रही है, जो अपडेटेड है, उसको सीखो ना, बाकी चीजों को अवॉइड करो। ये थोड़ी हर चीज को सीखना है। अगर हर चीज को सीखने की कोशिश करो, इंग्लिश में तो इतने चैप्टर हैं, अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो आप कोई इंग्लिश की बुक उठा के देखो, ठीक है, अच्छी खासी बुक उठाना, कोई ये नहीं कि पहली दूसरी क्लास की उठा लो, कोई अच्छी खासी बुक उठा के देखो, इतनी मोटी मोटी किताबें मिलेंगी आपको, पढ़ो ना फिर उसको। अगर आपके पास इतना ही टाइम है तो पढ़ते रहो उसको, आपकी उम्र निकल जाएगी, फिर सीख लेना आप। तो मेरे कहने का यही अर्थ है कि जो नेसेसरी है, जो अभी जरूरी है, अभी के टाइम के हिसाब से जरूरी है, उसे सीखो, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, आगे अभी करेंगे इसके बारे में और बात। तो मैंने यही चीज लिखी कि व्हाट टू लर्न व्हाट नॉट टू लर्न, तो इसका यही मतलब है कि आज के टाइम के हिसाब से अभी जिस चीज की जरूरत है आप उसको सीखो, बाकी चीजों को धीरे धीरे बाद में सीख सकते हैं। मैं मना नहीं कर रहा सीखने के लिए कि नहीं सीखना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन अभी के टाइम के हिसाब से आपको वो चीजें सीखनी चाहिए जो जरूरी हैं, बाद में सीख लेना बाकी चीजों को, ठीक है। हाउ मच टू लर्न, यानी कि कितना सीखना चाहिए, क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं कि पूरी की पूरी ग्रामर की चैप्टर से उलट दोगे आप, हर चीज सीख जाओगे, ठीक है, एकदम से एक ही बार में, ये चीज तो पॉसिबल नहीं है। तो कितना सीखना चाहिए, आज मैं उसी की बात करने जा रहा हूं कि देखो अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो कितनी चीजें आपको कम से कम आनी चाहिए जिससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाए, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए, आप अच्छी राइटिंग कर पाओ, अच्छी स्पीकिंग कर पाओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है जी। तो इसके बारे में मैं बात करूंगा अभी। अच्छा जी, फिर लिखा है कि हाउ लॉन्ग शुड वी नीड टू लर्न, हमें कितने लंबे समय तक सीखना चाहिए। तो देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग मतलब कितने टाइम तक हमें सीखना चाहिए। तो देखो इंग्लिश एक ऐसी चीज है ना, यानी कि ऐसी लैंग्वेज है, इवन कोई भी लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है कि हाउ लॉन्ग का मतलब ये होता है कि पहले आपको सीखना है, ठीक है, उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इसको सीखने की। मैं बिल्कुल ये वैसे ही कह रहा हूं जैसे एक शराब पीने वाला इंसान होता है ना, वाइन पीता है, तो उसको धीरे धीरे उसकी आदत लग जाती है, ठीक है, फिर कहते हैं कि देखो अब आप शराब नहीं पी रहे हो, अब वो शराब आपको पी रही है, ठीक है जी, यानी कि वाइन जो है वो अब आपको पी रही है, आप उसको नहीं पी रहे हो। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो आप इंग्लिश को सीखते हो, ठीक है, आप इसे एक्वायर करते हो, अपने अंदर लेके आते हो, लेकिन बाद में ये आपकी शैडो बन जाती है, यानी कि आपका पीछा नहीं छोड़ती है। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम में आप जब भी कुछ बोलते हो तो डेफिनेटली उसमें एक ना एक शब्द जो है इंग्लिश का निकलता होगा, आपको पता भी नहीं चलता होगा कि आपने इंग्लिश में कुछ बोला है, यानी कि एक शब्द बोला है, आपको नहीं पता चलता होगा। क्यों? इसका रीजन यही होता है कि इंग्लिश ने आपको एक्वायर कर लिया। तो पहले आपको सीखना है, बाद में इंग्लिश खुद आपको एक्वायर कर लेगी, आप उसे छोड़ नहीं पाओगे, ठीक है। आप जितना ज्यादा एक्वायर करोगे, जितना ज्यादा सीखोगे, उतनी ज्यादा इंग्लिश आपको एक्वायर करेगी, आपको छोड़ेगी नहीं, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग का मतलब यहां पर यही है कि कम से कम उतना सीखो कि उस टारगेट को अचीव कर जाओ जहां से इंग्लिश आपको एक्वायर कर ले, ठीक है। तो यही कहने का मतलब है, आप सीखो, ठीक है, आपको बोलना आ जाए, लिखना पढ़ना आ जाए, अच्छे से समझ पाओ, ठीक है, किसी की बात को, तो इसका मतलब यह है कि हाँ जी एक ठीक ठाक इंग्लिश आपको आ गई है, इससे आगे इंग्लिश आपको खुद ली जाएगी, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है उसको हम कैसे सीखते हैं, मैंने यहां पे कुछ चीजें लिखी हैं, आप देख रहे होंगे, ठीक है।
मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं आपको कि कैसे होता है। लेट्स सी। अब इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है, आप क्या करते हो, कम्युनिकेशन करते हो। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का मतलब होता है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना, संपर्क करना, एक दूसरे से बातचीत करना, अपनी बात किसी को बताना, दूसरे की बात को सुन के समझना, ठीक है, इसी को कम्युनिकेशन कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, कम्युनिकेशन जो होता है वो कैसे होता है, अगर कम्युनिकेशन की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि बातचीत करने की बात कर रहा हूं, इस कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, बातचीत, ठीक है जी, बातचीत, बातचीत करना, ठीक है, कम्युनिकेशन करना। तो देखो बातचीत जो होती है या कम्युनिकेशन जो है दो तरीके से होती है, दो ही चीजें होती हैं इसमें, या तो आप किसी से कुछ पूछते हो या तो किसी को कुछ बताते हो, इसके अलावा हम कुछ नहीं करते। हम जब अपना मुंह खोलते हैं ना जी, कम्युनिकेट करने के लिए, खाने के लिए नहीं, कम्युनिकेट करने के लिए, तो हम दो काम करते हैं, या तो किसी से कुछ पूछते हैं या तो अपनी कोई बात हम बताते हैं, ठीक है। इसको आप चुगली करना भी कह सकते हो, रोना भी कह सकते हो, वटेवर, ठीक है। तो देखो आस्किंग एंड टेलिंग दो चीजें होती हैं, या तो कुछ पूछना है या तो कुछ बताना है। व्हेन वी आर स्पीकिंग, when we are speaking, it means we are just asking something to someone or we are telling something to someone, okay जी, this is called communication। अच्छा, कम्युनिकेशन जो होता है सिर्फ बोलकर ही नहीं होता, लिखकर भी होता है। इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि आस्किंग और टेलिंग जो होती है वो स्पोकन वे में भी होती है और रिटन में भी होती है। अच्छा देखिए, अगर स्पोकन वे में होती है इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कुछ बोल रहे हो, मैं कुछ बोल रहा हूं, तो उसे कोई सुनेगा भी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इट्स अ प्रोसेस, यानी कि अगर आप कुछ बोल रहे हो तो आपको कोई सुनने वाला होगा, और अगर आप सुन रहे हो तो फिर आप बोलोगे। तो ये एक प्रोसेस है, बोलना सुनना, बोलना सुनना। अच्छा, अब यहां पे आ जाते हैं रिटन वे में। अगर आप कुछ लिख रहे हो तो उसे कोई पढ़ेगा, और अगर आप पढ़ रहे हो तो फिर आप लिख भी सकते हो, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है, ठीक है जी। और ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, कम्युनिकेशन। यानी कि हम इंग्लिश को किस लिए सीख रहे हैं, कम्युनिकेट करने के लिए सीख रहे हैं, ठीक है। किसी को अपनी बात बताने के लिए, किसी को अपनी बात किसी से कुछ पूछने के लिए, यानी कि जानने के लिए, और ये इस तरीके से काम करती है, ठीक है जी। तो इंग्लिश में देखा जाए तो सिर्फ दो चीजें होती हैं, आपको क्या करना है, किसी से कुछ पूछना है, किसी को कुछ बताना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। अगर आपको पूछना और बताना आ गया, इसका मतलब आपको इंग्लिश आ गई, ठीक है जी। अच्छा, बताने के लिए क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज है, हम बताना हो चाहे पूछना हो, दोनों में ही क्या करते हैं, सेंटेंसेस का यूज करते हैं, ठीक है जी। दोनों में ही हम सेंटेंसेस यूज करते हैं, हम दोनों के लिए सेंटेंस बोलते हैं या फिर वर्ड बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेरे को एक गिलास पानी पीना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल, मैं बोलूंगा जरा एक गिलास पानी देना, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं क्या करूंगा, हम क्या करते हैं, हम बहुत कम बोलने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा बोलने की कोशिश नहीं करते, कम बोलने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि यार कम बोलें और हमारा काम हो जाए, ऐसा सोचते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे सामने कोई बैठा है, मेरा फ्रेंड है या मेरी वाइफ है, ठीक है, या मेरी बहन है, कोई भी है, वटेवर, तो हम क्या करेंगे, हाँ पानी, पहले ऐसे बोलेंगे, पानी, वर्ड नहीं सुना, कोई बात नहीं, फिर थोड़ा सा सेंटेंस को बड़ा करेंगे, पानी दे दो, अब भी नहीं सुना, अरे मैं बोल रहा हूं पानी दे दो, चलो अब भी नहीं सुना, एक गिलास पानी दे दो, अब सुन लिया शायद, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे छोटा सेंटेंस बोलते हैं या एक वर्ड बोलते हैं। जब हमारा काम नहीं होता हम उसको थोड़ा बड़ा करते हैं, दो वर्ड बोलते हैं, फिर नहीं होता तीन वर्ड बोलते हैं, नहीं होता फिर उससे भी बड़ा सेंटेंस बोलते हैं, और फिर नहीं होता तो पूरा रोने बैठ जाते हैं, यार मेरी बात तो सुन, मेरे को बहुत देर से प्यास लगी है, और तुमसे इतनी बार बोल दिया मैंने पानी दे दो पानी दे दो, तुम सुना ही नहीं देते, मैं यार पता नहीं क्या है। ऐसे थोड़ी होता है, तुमसे एक बार बोला दे दो, समझ नहीं आता, तो पूरा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो इट्स कॉल्ड कम्युनिकेशन।
चलिए आगे से आगे की बात करते हैं, अब इससे आगे बात करते हैं। अब मैंने यहाँ पे देखिए एक चीज लिखी है एटमॉस्फेयर और एक लिखा है मैंने ग्रामर। हाँ जी, देखिए इंग्लिश को जो हम सीखते हैं ना, ये कम्युनिकेशन के लिए जो सीखते हैं, ये जो हमने कम्युनिकेशन लिखा है, कम्युनिकेशन के लिए सीखी जाती है इंग्लिश, ठीक है, क्योंकि ये कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है। तो इसको हम दो तरीकों से सीखते हैं, एक होता है एटमॉस्फेयर से सीखते हैं और एक होता है कि हम ग्रामर से सीखते हैं। एटमॉस्फेयर से वो लोग सीखते हैं जिनके स्टेट में, जिनके कंट्रीज में ऑलरेडी इंग्लिश बोली जाती है, वहाँ की लैंग्वेज इंग्लिश होती है, तो उन लोगों के लिए क्या होता है, ईजी होता है, उनको इंग्लिश की ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर वो ग्रामर सीखते भी हैं तो सिर्फ इसलिए सीखते हैं ताकि वो एग्जाम्स वगैरह को क्लियर कर सकें या फिर सेंटेंसेस को प्योरली बना सकें, एज बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने देश में हिंदी की ग्रामर सीखते हैं। क्यों सीखते हैं हिंदी की ग्रामर? ताकि हमारे एग्जाम्स में जब वो पूछा जाए तो हम सही से मात्राएं लगा पाए, ठीक है, और हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, व्याकरण की मिस्टेक्स ना हो, इसलिए सीखते हैं। अदरवाइज हिंदी तो हमको आती ही ना बोलनी, तो हम क्यों सीख रहे हैं? क्या रीजन है? तो पहला रीजन तो ये होता है। इसके अलावा ये भी होता है कि देखो, लैंग्वेज जो होती है वो किसी भी देश की धरोहर होती है, या कहें कि सभ्यता से रिलेटेड होती है। जैसे कि हमारी जो हिंदी है, हमारे देश की जो हिंदी लैंग्वेज है, ये हमारी सभ्यता से रिलेटेड है। तो अपनी सभ्यता को समझना, अपनी सभ्यता को जानना, ठीक है, ये एक बहुत अच्छी बात होती है और हर नागरिक को इसे जानना चाहिए, तो इसलिए भी सीखते हैं, ठीक है जी। तो मैं बात कर रहा हूं एटमॉस्फेयर की। जिस देश का जो एटमॉस्फेयर होता है, यानी कि जिस देश में जौन सी लैंग्वेज बोली जाती है नेशनल लेवल पे, वो लैंग्वेज इंसान बाय बर्थ धीरे धीरे सीख जाता है, जैसे कि मैंने शुरू में आपको एग्जांपल दिया, ठीक है। अच्छा, अब आती है बारी ग्रामर की। तो देखो, ग्रामर से, जैसे कि इंग्लिश जो है हमारी एडप्ट की हुई लैंग्वेज है, एडप्ट की हुई, क्योंकि हमने इसको अपने देश में पैदा नहीं किया है, ये हमारे देश की लैंग्वेज नहीं थी, इट्स ब्रिटिश लैंग्वेज, ये बाहर से आई है, ठीक है। तो हमारे जो पुराने लोग थे, गांधी जी, महात्मा गांधी जी, जो भी लोग थे, ठीक है, वो सब भी इंग्लिश बोलते थे और सब बैरिस्टर रह चुके हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते थे, तो उन लोगों ने भी इंग्लिश सीखी, ठीक है, क्योंकि हमारे देश में बोली नहीं जाती थी, वो लोग बाहर देश में पढ़ने के लिए गए और वहाँ पर उन्होंने इंग्लिश सीखी और यहाँ आके वो बोलते थे, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि हमारे देश की लैंग्वेज नहीं है, ये बाहर की लैंग्वेज है, इसीलिए थोड़ी सी हमें दिक्कत आती है। अगर हमारे देश की लैंग्वेज होती तो हमें इतनी दिक्कत नहीं आती। तो हम क्या कर रहे हैं, किसी दूसरी लैंग्वेज को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो जब हम किसी दूसरी लैंग्वेज को अडॉप्ट करते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास शॉर्टेज होती है वर्ड्स की। बेसिकली क्या होता है कि कोई भी लैंग्वेज जो होती है वो वर्ड्स के थ्रू ही तो बोली जाती है। अगर आप शब्द नहीं है आपके पास तो आप ब्लैंक रहोगे, है ना। आप कैसे कुछ बोल सकते हो जब आपके पास कोई शब्द ही नहीं है? तो फिर तो बस इशारों इशारों में बात होंगी, ठीक है जी। तो होता क्या है, ग्रामर हमें इसलिए सीखनी पड़ती है क्योंकि ये हमारी खुद की लैंग्वेज नहीं है, नेटिव लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। तो अब बात करते हैं ग्रामर में। देखो, वर्ड्स होता है और सेंटेंसेस होता है। या तो आप एटमॉस्फेयर से सीख जाओ, जिसके लिए आपको शिफ्ट होने पड़ेगा, कहीं अमेरिका जाओ, लंदन जाओ, या इंडिया में ही कहीं पे कोई ऐसी जगह है जहाँ पे पूरा उस तरह का माहौल मिलता है, एटमॉस्फेयर मिलता है, वहाँ शिफ्ट हो जाओ। बिना इंग्लिश ग्रामर सीखे आपको इंग्लिश आ जाएगी, आराम से कम्युनिकेट कर पाओगे। और ऐसा नहीं है तो आ जाओ फिर ग्रामर पे थोड़ा सा, ठीक है जी। या तो अपने घर में ही, अपने आसपास ही माहौल बना लो, ठीक है, और एक एटमॉस्फेयर बढ़िया सा बना लो और सब लोग इंग्लिश बोलते हो, इंग्लिश में बातचीत करते हो, तो आपको नहीं पड़ेगी इंग्लिश ग्रामर को सीखने की। ग्रामर को नहीं सीखना पड़ेगा, आप डायरेक्टली इंग्लिश एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाओगे, क्योंकि वो बोलेगा, आप सुनोगे, आप सुनोगे तो समझोगे, बोल पाओगे, सब होगा, ठीक है जी। अब जो तरीका बचता है वो है ग्रामर का, ग्रामर के थ्रू सीखने का। अब ग्रामर में क्या होता है, एक तो देखो होता है वर्ड्स और एक होता है सेंटेंस। अब ये जो वर्ड और सेंटेंस होता है, क्या मतलब है इसका? देखिए, कोई भी लैंग्वेज होती है तो सबसे पहले कहाँ से शुरू होती है? तो सबसे पहली बात ये होती है कि लैंग्वेज की एक स्क्रिप्ट होती है, ठीक है। स्क्रिप्ट के बाद स्क्रिप्ट में उसको लिखा जाता है, ठीक है। हम उससे ऊपर की बात करते हैं, वो बहुत गहरी बात हो गई। आप शब्दों को सीखते हो, शब्दों से पहले अक्षरों को सीखते हो, लेटर्स को सीखते हो। जैसे कि इंग्लिश में ABCD होती है, A to Z, 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। इस 26 लेटर से मिल करके कोई भी इंग्लिश का वर्ड बन जाता है, ठीक है जी। और अगर कोई 27th
27वां वर्ड यूज करता हो तो मुझे बता देना, मुझे पता नहीं है। 26 से ज़्यादा भी होते हो, क्या पता भाई आपको पता हो। तो अगर किसी को पता हो 27 या 28 कौन सा लेटर है तो मुझे बता देना, मैं भी यूज़ कर लिया करूँगा। ठीक है, अभी तक तो 26 ही है मेरे को जहाँ तक पता है। ठीक है जी, तो ABCD में 26 लेटर होते हैं और उसी से सारी इंग्लिश लिखी जाती है, बोली जाती है। अब मैं बात कर रहा था ग्रामर की, तो इसमें होता है वर्ड्स, यानी कि लेटर से ही क्या बनता है, वर्ड्स, और वर्ड से ही क्या बनता है, सेंटेंस, और सेंटेंस से क्या बनता है, पैराग्राफ। ठीक है जी, तो यानी मेरे कहने का ये मतलब है कि या तो हम वर्ड्स बोलते हैं, जिसका एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया था, कि या तो हम सबसे पहले सबसे छोटा वर्ड यानी कि कोई भी वर्ड बोलेंगे अपना काम चलाने के लिए, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, तो हम वर्ड बोलेंगे। ठीक है जी, दूसरा है कि हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोल सकते हैं, तीसरा है पैराग्राफ। ठीक है जी, तो ये 3 चीजें हैं। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि आज तक आपने जितने भी किताबों को पढ़ा है इंग्लिश के, या फिर कहीं पे भी कुछ भी इंग्लिश में लिखा हुआ देखा है, या फिर किसी को बोलते हुए देखा है, कहीं पे भी ऑल ओवर वर्ल्ड में, कहीं पे भी कुछ भी, मैं कहता हूं, तो इन 3 चीजों के अलावा वर्ड, सेंटेंसेस, पैराग्राफ, लिखा हुआ की बात कर रहा हूं मैं, इसके अलावा कुछ और देखा है तो बता दो, क्योंकि लैंग्वेज का काम तो यही होता है। और या तो वर्ड होगा, या तो सेंटेंस होगा, या तो पूरा का पूरा पैराग्राफ होगा, या तो तीनों होगा। ठीक है जी, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा ना, तो हमें यही सीखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैं ग्रामर की बात कर रहा था, तो ग्रामर में क्या आ जाता है, ग्रामर, ग्रामर में देखिए सबसे पहले आ जाता है वर्ड्स। आपका वर्ड्स, वर्ड्स आपको सीखने पड़ते हैं। अब मैंने यहां पे लिखा है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, और इसको आप क्या कहते हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच, या श्योर, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों कहा जाता है इसे, क्योंकि स्पीच यानी कि जो हम बोल रहे हैं ना, स्पीच जो हम बोलते हैं उसको स्पीच कहा जाता है। जो भी सेंटेंस हम बोलते हैं उसको स्पीच कहा जाता है। ठीक है यार, उसकी स्पीच बहुत अच्छी थी, सुना होगा आपने। तो स्पीच, और स्पीच की हड्डी पसलियां ये है, समझ रहे हो, जिससे मिलकर के स्पीच बनता है। हड्डी पसलियां, जैसे हमारा शरीर बना है ना हड्डी पसलियों से, हड्डी पसलियों, मांस, खून वगैरह से शरीर बना है ना हमारा, उसी तरीके से ये उनकी हड्डी पसलियां, खून वगैरह है। एक सेंटेंस की हड्डी पसलियां, खून वगैरह है। ठीक है जी, इसीलिए इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे हमारा पार्ट्स ऑफ बॉडी होता है ना, आंख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर, तो ऐसे ही ये किसी सेंटेंस का हाथ, पैर, नाक, मुंह, समझ रहे हो, लंग्स, फेफड़े, ये सब है, इनसे ही मिलकर के कोई सेंटेंस बनता है प्रॉपर। ओके जी, ठीक है जी। तो देखिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये टोटल मिलाकर के 8 हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ये होता है, इन सब का मतलब ये होता है शब्दों का समूह। अगर मैं हिंदी में कहूं तो शब्दों का समूह, शब्दों का समूह, वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मैंने वर्ड्स लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये वर्ड्स, वर्ड्स का समूह है ये सारा। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सारे शब्दों का ही मतलब विभाग है, इसमें सारे शब्दों की बात हो रही है, तो ये अलग अलग क्यों हैं, इतने सारे अलग अलग क्यों हैं, सिर्फ एक भी तो हो सकता था, नाउन ही नाउन रखते, क्यों 8 बनाए, अलग अलग शब्दों का डिवीजन क्यों कर दिया। तो देखिए, इसको समझने की कोशिश करना कि शब्दों का यहाँ पे डिवीजन क्यों किया गया है, अलग अलग विभाग क्यों बनाए गए। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जिस तरह से हमारे रसोई में, हम सबके घरों में रसोई होती है जहाँ खाना बनता है, और वहाँ ना एक मसालादानी होती है, ठीक है, स्पाइसेस का बॉक्स होता है एक पर्टिकुलर, ऐसे गोल सा होता है, आप लोगों ने देखा होगा जहाँ तक मुझे लगता है, ऐसे करके गोल सा होता है, और उसमें ऐसे ऐसे खाने बने होते हैं। ठीक है,
एक में हम हल्दी रख देते हैं, एक में हम मिर्ची रख देते हैं, एक में हम धनिया रख देते हैं, फिर नींबू नहीं, नींबू तो नहीं रखते, नमक रख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद इस तरह से करके अलग अलग मसाले हम इसमें रख देते हैं। अरे क्यों है ये, हटाओ ना, एक ऐसा बॉक्स लो, उसमें सब डाल दो, नमक धनिया मिर्ची सब कुछ डाल दो A to Z, तो क्या होगा, वो सारा मिक्स हो जाएगा, ठीक है। और मिक्स होने से क्या प्रॉब्लम होगी, ये आपको मम्मी, आपकी मम्मी को या फिर जो भी लोग खाना बनाते हैं उनसे पूछ लेना, वो बता देंगे, ठीक है। दिक्कत आ जाएगी थोड़ी सी बनाने में। होता क्या है कि हम अपने रसोई में सारी चीजों को सेपरेट सेपरेट अलग अलग रखते हैं, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। एक पेज ले लिया जाए। देखिए क्या होता है कि रसोई में जो है, मैं यहाँ पे रसोई लिख दे रहा हूँ, अब इसी की बात कर रहे हैं इसलिए। रसोई में क्या होता है कि हम अलग अलग चीजों को रख देते हैं, दाल चावल चीनी, ठीक है। सारी चीजों का एक क्या होता है, हम अलग अलग वो बना देते हैं, ऐसे करके समझ लो बॉक्सेस बना देते हैं, ठीक है। और किसी में दाल रखा हुआ है, किसी में चीनी रखा हुआ है, किसी में, मतलब अलग अलग डब्बे बना देते हैं और सब में हम अलग अलग चीज़ों को रख देते हैं, ठीक है। और जब हमें ज़रूरत पड़ती है, जो भी चीज़ बनाने की ज़रूरत पड़ती है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि चाय बनानी है, ठीक है। तो जब हमें चाय बनाने की ज़रूरत पड़ती है, वी आर मेकिंग टी हियर, तो जब हम चाय बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि लाओ भैया चीनी ले लो, यहाँ से हम चीनी ले लेते हैं, शुगर, ठीक है। यहाँ से हम टी ले लेते हैं, ठीक है। और अगर कोई मसाले ऐड करता है, जैसे कि दालचीनी या फिर इलायची एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी डालता है, वो भी यहाँ से अलग अलग ले लेते हैं, ठीक है जी। पानी ले लेते हैं, यहाँ से सारी चीज़ें ले करके फिर उसको हम गैस पे चढ़ाते हैं और टी बना लेते हैं, ठीक है। क्या हो कि वो जितनी भी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे बताई है, दाल चीनी या फिर इलायची या फिर चीनी या फिर चाय पत्ती, ठीक है, या फिर पानी दूध, सारा एक ही डब्बे में डलाओ, क्या हो, सब गड़बड़ हो जाएगा, सब बेकार, एकदम कुछ नहीं होने वाला, मज़ा नहीं आएगा एकदम। क्यों, ऐसे ही होगा ना। तो हम क्या करते हैं, हम सब चीज़ों को सेपरेट करके रखते हैं अलग अलग, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, और जब हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हम उसमें से निकाल करके हम एक नई रेसिपी बना लें। बेसिकली होता क्या है कि सारी चीज़ों को हम डिफरेंट अलग अलग वर्गीकरण करके अलग अलग करके हम इसीलिए रखते हैं, ताकि जब हम जो रेसिपी बनाना चाहते हो, क्योंकि रेसिपी बहुत सारी है ना, ये थोड़ी कि हम चाय पीते रहते हैं दिन रात, दाल भी बनाते हैं, चावल भी बनाते हैं, सब्जियां बनाते हैं, ठीक है, मैगी भी बनाते हैं, बहुत सारी रेसिपीज हैं, ठीक है। तो अलग अलग रेसिपी के हिसाब से हम क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ों को उठाते हैं, उसमें डालते हैं, ठीक है, चूल्हे पर रख करके और बनाते जाते हैं और खाते जाते हैं, ठीक है जी। ऐसा ही होता है, एक नहीं हो सकता, एक में नहीं हो सकता। चलिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं कि देखो क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, बस इसीलिए इंग्लिश में भी यही होता है कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे लिखा हुआ है, जो ये जो कैटेगरीज लिखी हुई हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पे सारे के सारे शब्दों को अलग अलग डिवीजन में डाल देते हैं, ठीक है। कुछ नाउन के वर्ड्स हो जाते हैं, कुछ प्रोनाउन के वर्ड्स हो जाते हैं, कुछ वर्ब के हो जाते हैं, एडवर्ब के हो जाते हैं, सारे 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 अलग अलग वर्ड्स हो जाते हैं, ठीक है। और जब हमें ज़रूरत पड़ती है, उस शब्द को हम उस डब्बे से निकालते हैं, इस पार्ट्स ऑफ स्पीच से निकालते हैं, और ये हमारी रेसिपी का नाम है, जैसे कि टेंस, बड़ी फर्स्ट क्लास रेसिपी है, खाओगे मज़ा आ जाएगा, मतलब सीखोगे तो मज़ा आ जाएगा। इसके बाद मोडाल्स, फिर पैसिव वॉइस है, फिर रिपोर्टेड स्पीच है, इंपेरेटिव सेंटेंस लिखा है मैंने, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, कंडीशनल सेंटेंसेस है, इडोमेटिक सेंटेंसेस हैं, कॉजेटिव सेंटेंसेस हैं। ये अलग अलग सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। अगर आप इतने सेंटेंसेस भी सीख जाते हो ना, तो आपको इंग्लिश बोलने में, लिखने में, समझने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये अलग अलग सेंटेंसेस है, ये आपको सीखना पड़ता है, ठीक है। हर सेंटेंस का एक अलग रोल होता है, अलग जगह यूज होता है, वो अलग तरीके से बनता है, लेकिन शब्द यही यूज होते हैं। इन सब में शब्द, जो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यही काम करता है इसमें भी। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमारी एक चीज है, और ये जो सेंटेंसेस लिखे हैं ये एक चीज है।
यानी कि देखो, अगर जो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखते हो ना, ये जो नाउन प्रोनाउन सीखते हो ना, ये क्यों सीखते हो? ये इसलिए सीखते हो आप ताकि आपके पास शब्दों का भंडार आ जाए, ठीक है? क्योंकि अगर आप शब्दों को, वर्ड्स को स्टोर नहीं करोगे अपने माइंड में, तो इसमें कैसे फिलअप करोगे? द सेम एग्जाम्पल कि अगर आपको टी बनानी है तो आपके पास टी होना चाहिए, आपके पास शुगर होना चाहिए, ठीक है ना? और अगर आपके पास टी भी नहीं है, शुगर भी नहीं है, ठीक है, वाटर भी नहीं है, मिल्क भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या खाली बर्तन को चूल्हा पे चढ़ा के चढ़ा कर लोगे तो हो जाएगा, बन जाएगा चाय? और उसको ऐसे ढाल लेना, ऐसे करके पी लेना, फील करना, आह बहुत अच्छी बनी है, नहीं हो पाएगा ना? तो शब्दों को हमें क्या करना होता है? अपने माइंड में स्टोर करना होता है, ठीक है? ये वर्ड्स की कैटेगरीज हैं, आपको इसे थोड़ा सा सीखना पड़ता है। इनमें बेसिकली शब्द होते हैं, नाउन के अलग शब्द होते हैं, एडजेक्टिव के अलग होते हैं, वर्ब के अलग, सबके अलग अलग शब्द होते हैं, तो उनको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर सेंटेंसेस पे। जब इन शब्दों को आप सीख जाते हो, या आपके पास ऐसा नहीं है कि अभी आपके पास कलेक्शन नहीं है शब्दों का, आपके पास मतलब कोई दिक्कत है, आपको बिल्कुल भी इंग्लिश के वर्ड्स नहीं आते, पॉसिबल ही नहीं है आज की डेट में, आज के समय में कि किसी को इंग्लिश नहीं आती हो, इंग्लिश के शब्द उनके उसके पास नहीं हो, उसके माइंड में ना हो, हमें पता भी नहीं होता और हम इंग्लिश का वर्ड बोलते हैं। इट मीन्स देखो, वर्ड्स का कलेक्शन तो सबके पास होता है, हाँ ये अलग बात है कि उसका वर्गीकरण यानी कि डिवीजन जो है ये ना पता हो कि वो कौन सा शब्द है, वो अलग बात है, ठीक है, वो ग्रामर की चीज आ जाती है, लेकिन शब्दों का कलेक्शन तो हर किसी के पास होता है। और इंग्लिश बोलने के लिए, समझने के लिए एटलीस्ट आपके पास देखो, अगर 4 to 5,000 वर्ड्स भी अगर आपको पता होंगे ना, तो आप इजीली इंग्लिश को समझ पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 4 to 5,000, 4 से 5 हज़ार की मैं बात कर रहा हूँ। और देखो, ये मैं बहुत बड़ा नंबर नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप अभी काउंट करने बैठोगे ना कि आपको कितने इंग्लिश के शब्द आते हैं, तो मैं बता रहा हूँ आपको इससे ज़्यादा ही मिल जाएंगे आपको, ठीक है? मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा, मैंने पूरा एक लिस्ट बना रखा है वर्ड्स का, वो मैं आपको दूंगा, ठीक है? आप उसमें चेकआउट करना कि आपको कितने शब्दों को शब्द आते हैं। करना कुछ नहीं है, उसकी कोई हिंदी मीनिंग नहीं निकालनी है ना, उसको याद करना है, बस उसको आपको पढ़ना है और टिक करते जाना है, क्या मैंने ये शब्द कभी सुना है, क्या मैंने ये शब्द कभी देखा है? तो डेफिनेटली आपको याद आएगा, हाँ मैंने ये सुना है, मैंने देखा है, भले ही आप मीनिंग नहीं जानते उसे, लेकिन आप उसे पहचानते हो, और जब पहचानते हो और आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसकी मीनिंग भी ढूंढ लोगे। पहली बात तो इंग्लिश में मीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मीनिंग में क्या होता है कि अगर आप किसी भी शब्द की मीनिंग के पीछे पड़ जाओगे तो इंग्लिश में दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि इंग्लिश में मीनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी पोजिशन इंपॉर्टेंट है, शब्दों की मीनिंग तो चेंज होती रहती है। इसीलिए इंग्लिश में शब्दों की जो मीनिंग होती है ना, वो तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, एक वर्ड की एक मीनिंग रहती नहीं है। तो इसीलिए अगर आप किसी शब्द के मीनिंग को रट लोगे अपने माइंड में कि यार इसकी यही मीनिंग होती है, जैसे हाउस मतलब घर होता है, डोर मतलब दरवाज़ा होता है, और आपको पता है कि सिर्फ इसका यही मतलब है, ठीक है, ठीक है, आप मतलब उसे याद कर सकते हो, लेकिन क्या होता है कि हर वर्ड जो होता है इंग्लिश में, उसकी मीनिंग जो है कहीं ना कहीं मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। तो मीनिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसे समझना होता है, शब्दों को समझना, शब्दों का यूज़ कैसे हो रहा है उसको समझना होता है, ठीक है? तो बहुत मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी इजी, आप इसे कर सकते हो। एक बार आपको अपनी तरफ से जो है शब्दों को याद करना है, ठीक है, उसे रिकॉल करने की कोशिश करनी है, उसके बाद उसका यूज़ कैसे होगा वो तो मैं आपको सिखाऊंगा ही, उसी के लिए तो मैं आया हूँ यहाँ पर, ठीक है जी? तो अब मैं इसको फाइनली आपको बता देता हूँ कि ये जो टेंस होते हैं इसके रूल्स होते हैं कुछ, इसी तरह के मोडाल्स, पैसिव वॉइस, इन सब के अलग अलग थोड़े से रूल्स होते हैं, और उस रूल्स को थोड़ा सा आपको सीखना पड़ता है। हाँ जी, मैं फिर से कहता हूँ, अगर किताब से सीखोगे तो आप बोर हो जाओगे, आपको सीखने में आएगा नहीं, मैं मानता हूँ इस बात को, हर किसी के साथ ये ऐसा होता है, कोई कोई होगा जिसके साथ नहीं होता है, लेकिन हर किसी के साथ ये चीज़, मतलब लगभग लोगों के साथ ये चीज़ होती है कि किताब से वो बोर हो जाते हैं, क्योंकि इतने रूल्स होते हैं, इतने रूल्स होते हैं कि इंसान तंग हो जाता है। तो सिखाऊंगा मैं आपको, इन सब चीज़ों का रूल सिखाऊंगा कि किस तरीके से इसे यूज़ किया जाता है, ये सारे शब्दों को यहाँ पर हम कैसे लाते हैं, कैसे इसकी फॉर्मेशन करते हैं। बेसिकली
ग्रामर का मतलब क्या होता है? ग्रामर का मतलब ही फॉर्मेशन होता है, यानी कि शब्दों को अरेंज करके उसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना ही ग्रामर होता है। ठीक है जी। अगर आपको वो आ गया तो समझो आपको इंग्लिश आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक एक करके मैं आपको ये टेंसेस, ये मोडाल्स, ये पैसिव वॉइस सब आपको एक एक करके सिखाऊंगा, एक एक चैप्टर एक एक बार में सिखाऊंगा। ठीक है, करना क्या है, कुछ शब्दों को आपको याद करना है, धीरे धीरे करके मैं आपको देता जाऊंगा, जैसे कि नाउन्स, प्रोनाउंस, सबके कुछ ना कुछ मैं आपको वर्ड्स देता जाऊंगा, आप उसको याद करते जाना। इस तरीके से हम इंग्लिश को सीख जाएंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक मैंने लिखा है पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, फिर लिखा है मैंने कंफर्मेशन, WH फैमिली। एक्चुअली क्या होता है, ये जितने भी मैंने जो लिखे हैं ना, ये जो मामले लिखे हैं यहाँ पे जितने भी, ठीक है, और ये जो लिखा है, इसका क्या है कि इन सबको ही हम सबसे पहले इस फॉर्मेट में समझते हैं। ये फॉर्मेट का कहने का मतलब है कि इसमें एक सेंटेंस और भी होता है, पॉजिटिव तो मैंने लिखा ही है, इसको असर्टिव भी कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है कि ऐसे सेंटेंसेस जिससे हम अपनी बात को सिर्फ बताते हैं। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब होता है कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव मतलब जिसमें नॉट आ जाए, यानी कि नहीं वाले सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सॉरी नेगेटिव का मतलब होता है जिसमें नहीं आ जाए, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि जिसमें हम कुछ पूछते हैं किसी से, ठीक है, पॉजिटिव वे में। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव का मतलब होता है कुछ पूछते हैं लेकिन नेगेटिव वे में पूछते हैं। उसके बाद कन्फर्मेशन सेंटेंस होता है जिसमें हम कंफर्म करते हैं हाँ या ना, इसके आंसर में हाँ या ना आता है। जैसे कि हम ये सेंटेंस ज़्यादातर वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, सॉरी व्हाट इज़ योर नेम मतलब इसमें ऐसा नहीं होगा। जैसे कि हम पूछ लेते हैं कि इज ही योर ब्रदर, ठीक है, इज ही योर ब्रदर, यानी कि क्या वह आपका भाई है। अब इसका जब आंसर दोगे आप, ठीक है, जब आप इसका आंसर दोगे तो सबसे पहले हाँ या ना बोलोगे, क्या वह आपका भाई है। तो क्या वह आपका भाई है में क्या होता है कि आप उससे कंफर्म कर रहे हो, आपको आपको ये चीज पता है कि उसका भाई है या नहीं है करके, मतलब डाउट है, पता भी है और डाउट भी है। तो जब आप इससे ये क्वेश्चन पूछोगे कि इज ही योर ब्रदर, ठीक है, और जैसे ही वो हाँ या ना बोलेगा आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। जैसे कि वो बोलेगा हाँ वो मेरा भाई है, यस ही इज माई ब्रदर, तो आपका कंफ्यूजन क्लियर कि हाँ भाई है, मुझे डाउट था कि उसका भाई है कि नहीं है, लेकिन उसने बोला यस ही इज माई ब्रदर, तो यानी कि डाउट क्लियर हो गया। तो जब हमें डाउट होता है किसी चीज़ का इस तरह से, तो हम क्या करते हैं, ये कन्फर्मेशन सेंटेंसेस पूछे जाते हैं। वैसे ये ज़्यादातर सेंटेंसेस जो हैं ये पुलिस वाले पूछते हैं, यस कॉप्स, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन पहले से कलेक्ट कर लेते हैं और फिर पूछते हैं बता तू वहाँ पे था कि नहीं, ठीक है, तूने चोरी करी कि नहीं, ठीक है। और जो एडवोकेट्स होते हैं ना, वो कंफर्मेशन सेंटेंस से ज़्यादा मतलब वो भी पूछते हैं कंफर्मेशन सेंटेंस, लेकिन वो उससे ज़्यादा जो है WH फैमिली पूछते हैं। वहाँ पर आप कितने बजे गए थे, क्यों गए थे, क्या ज़रूरत पड़ी थी आपको वहाँ पे जाने की, ठीक है जी। तो वो ज़्यादातर WH फैमिली पूछते हैं। WH फैमिली का मतलब होता है जिसमें व्हाट, वेयर, हाउ, इन सब का आंसर आता है, वो WH फैमिली कहलाती है। यानी कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में डिटेल में जानना है तो आपको WH फैमिली का सहारा लेना होता है। अगर आपको सिर्फ कंफर्म करना होता है तो फिर ये वाला कंफर्मेशन सेंटेंसेस होता है जिसमें आपको येस और नो में आंसर मिलता है, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस के टाइप हैं जो कि इन सब में यूज़ होते हैं, या इन सब में यूज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। जो मैं सबसे शुरू में बात कर रहा था ना आपसे कि सेंटेंस को सीखने का ये वाला जो क्वेश्चन था कि फ्रॉम वेयर वी शुड स्टार्ट, ये वाला जो क्वेश्चन था ना, इसका आंसर मैं आपको एकदम से नहीं दे सकता। बस इतना कह सकता हूं कि इंग्लिश को स्टेप बाय स्टेप सीखा जाता है, और अगर स्टेप बाय स्टेप आप सीखते हो, कंटिन्यूसली सीखते हो, तो आपको वेरी इजीली इंग्लिश आ जाएगी, नो डाउट, आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे। बस ये है कि स्टेप्स को फॉलो करके सीखो। क्योंकि देखो इंग्लिश क्या है, एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आधा अधूरा कुछ होता नहीं है। एक लेटर तो आधा अधूरा होता नहीं है यार। जैसे कि हम लिख दें क्लास,
तो इसमें पूरा CLASS आएगा, क्लास। हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, आधा का और क्लास, क्लास। ये लो जी, क्लास। तो एक शब्द तो इसमें, एक लेटर तो इसमें आधा आता नहीं है। स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश क्या होती है? स्टेप बाय स्टेप सीखने वाली चीज है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप सीखते हो तो आपको इंग्लिश आ जाएगी बहुत इजीली। आई एश्योर यू। ठीक है जी। सो दिस वाज माय क्लास टुडे। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास and I will explain you next thing. Till then, bye.